अब पढ़ते हैं हम 1101 पॉइंट को। तो 1101 कहता है कि कूलाम्ब थ्योरी के बारे में। कूलाम्ब थ्योरी जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से मिलती जुलती है। अब इसमें होता क्या है, मटेरियल सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेज फेल्स इफ maximum shear stress induced in the material exceeds, जो मैक्सिमम shear stress वो एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम shear stress एट द yield पॉइंट, तो वो फेल हो जाएगा। ऐसा है इसके अंदर। ये है कूलाम्ब थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी क्या कहती है, इन ए सिंपल टेंसाइल टेस्ट मटेरियल सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेज फेल्स इफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रीचेज द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस। इसमें यह है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है तो सिंपल टेंसाइल टेस्ट में रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग मटेरियल फेल हो जाएगा। ये रैंकाइन थ्योरी है। उसके बाद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होता है, अगर नो फेलियर कंडीशन की बात करें तो E इज इक्वल टू, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एस वाई अपॉन में E। एस वाई हो सकता है यील्ड स्ट्रेन या यील्ड स्ट्रेस हो, और अपन में E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद पॉइंट नंबर 1104, अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, मेनली तो हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं या तो शियर स्ट्रेन थ्योरी यूज कर सकते हैं, जिसको मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोला जाता है। शियर स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। मेनली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ही यूज की जाती है। अब बात करें टू डायमेंशनल स्ट्रेस की, और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों भी ग्रेटर देन 0 हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई की जाती है। और ऐसा हमने पढ़ा भी था एक कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं है, इसके अलावा सिग्मा 3 0 है, तो जो फिजिकल बाउंड्री होगी रैंकाइन फेलियर थ्योरी की वो स्क्वायर शेप की होगी। उसके बाद जो शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है, इसी को हम डिस्टॉर्शन एनर्जी या वॉन मिसेस हेंकी थ्योरी भी बोलते हैं। यानी कि शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या वॉन मिसेस हेंकी थ्योरी। अब जो थ्योरी जो फेलियर है उनके अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस का रेशियो है यील्ड कंडीशन ऑफ स्टील के लिए, वो क्या क्या होता है। अब जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है तो इसके लिए जो शियर स्ट्रेस अपॉन में डायरेक्ट स्ट्रेस का रेशियो होता है एट यील्ड कंडीशन फॉर स्टील वो होता है 0.5। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए होता है 0.577। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के लिए होता है 0.62। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए होता है 1। अब शियर स्ट्रेस जो होगी विल बी 0 अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर कोई प्रिंसिपल प्लेन जिस पे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है तो जो प्रिंसिपल प्लेन के अलोंग जो शियर स्ट्रेस होगा वो 0 होगा। यानी कि प्रिंसिपल प्लेन पे तो शियर स्ट्रेस वैसे भी 0 होता है। सिग्मा 1 मोर सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो सिग्मा 1 इक्वल टू सेंटर प्लस रेडियस, और सिग्मा 2 हो जाएगा सेंटर माइनस रेडियस। सेंटर होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 या फिर सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2। सिग्मा x सिग्मा y एक्स एक्सिस पे लाई करने चाहिए, जबकि जो रेडियस होता है वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 या फिर सिग्मा x माइनस सिग्मा/2, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगी विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन व्हेन स्ट्रेस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। अगर स्ट्रेस एलिमेंट पे प्योर शियर लग रहा है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होंगी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, है ना, प्योर शियर के केस में। और जो इनका सेंटर होगा वो ओरिजिन पर लाई करेगा। सॉलिड कोन की बात करें तो उसका जो सीजी होता है बेस से h/4 डिस्टेंस पे h/4 हाइट पे होता है। एक शाफ्ट है, दो शाफ्ट हैं एक्चुअली हॉलो, वो कनेक्टेड हैं एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक तो हम ये कह सकते हैं कि अगर IX एंड IY प्रिंसिपल एक्सेस हैं सेक्शन के तो IX इंटू IY की वैल्यू 0 आएगी, है ना। अगर IX IY प्रिंसिपल एक्सेस हैं तो IX इंटू IY की वैल्यू
जीरो आती है। और आईपी जो होता है, आईपी होता है आई एक्स प्लस आई वाई, और इसकी वैल्यू 2 IX के बराबर होती है। अगर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट की बात करें तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई एन ए इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी टू की पावर 4 माइनस डी वन की पावर 4। और जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है पाई बाई 32 डी टू की पावर 4 माइनस डी वन की पावर 4। जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कैसे? आई इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, एम होता है किलोग्राम, वाई होता है मीटर। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर एक सर्कुलर शाफ्ट है तो उसके लिए जो आई की वैल्यू आती है पाई डी 4 अपॉन में 64। जेड की वैल्यू आएगी पाई डी क्यूब अपॉन में 32। जेड होता है आई अपॉन में वाई मैक्सिमम। एक स्क्वायर शेप का सेक्शन है, साइड उसकी ए है, तो अगर उसके डायगोनल से उसके कॉर्नर्स की डिस्टेंस देखें तो ए बाई रूट 2 आएगी, है ना। ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरा, बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन इसमें देखें तो लीनियर होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होगा। और स्क्वायर का जो आई की वैल्यू होती है वो होती है दुगनी होती है ट्रायंगल के बेस के अबाउट। जो ट्रायंगल की उसके बेस के अबाउट जो आई होता है वही स्क्वायर का डायगोनल के अबाउट जो आई होता है उसके बराबर होता है। क्योंकि जब स्क्वायर को डायगोनल के अबाउट डिवाइड करेंगे तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। अब जो आई होता है स्क्वायर का वो होता है A4 अपॉन में 12, लेकिन ये कब है? जब डायगोनल के अबाउट निकाल रहे हैं तो, ठीक है। और यही हो जाएगा 2 इंटू आई ऑफ ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस। और अगर नहीं एक्चुअली, लेकिन ऐसा होता है, याद रखना पड़ेगा। एक सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का रेशियो लेते हैं। सर्कुलर प्लेट का डायमीटर स्क्वायर प्लेट की साइड के बराबर है, तो जो सर्कुलर अपॉन में स्क्वायर का जो रेशियो आता है वो आता है 3 पाई अपॉन में 16, ठीक है। एक ट्रायंगल है तो बेस से a बाई 2 रूट 3 हाइट पे इसका सी जी लाई करेगा। इसके अलावा एक सर्कुलर सेक्शन है, उसका जो आई होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट वो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, वो होगा पाई डी 4 अपॉन में 64। जेड होता है आई अपॉन में वाई मैक्सिमम, इसकी वैल्यू आती है पाई डी क्यूब अपॉन में 32। जेड होता है डी क्यूब के प्रोपोर्शनल। एम अपॉन आई होता है सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। एक रोम्बस है, डायगोनल के अबाउट रखा हुआ है, मतलब डायगोनल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और इसके ऊपर का A/9 पोर्शन ऊपर से और नीचे से कट कर दिया ट्रायंगुलर शेप का। तो अब जो होगा ना, इसका जो जेड वैल्यू आएगी वो पूरे रोम्बस से ज़्यादा आएगी। अगर रोम्बस फुल होता तो उससे ज़्यादा आएगी। जेड जितना ज़्यादा होगा वाई की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी एंड आई की वैल्यू कम हो जाएगी। वाई है डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस से उस सेक्शन की डेप्थ, है ना। जेड इज प्रोपोर्शनल टू बी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, क्योंकि जेड होता है बी डी स्क्वायर बाई 6 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो टाउ मैक्स होता है 1.5 टाउ एवरेज होता है, और सर्कुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्स होता है 1.33 टाउ एवरेज। शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस वेरिएशन आता है वो लीनियर आता है, न्यूट्रल एक्सिस पे या पोलर एक्सिस पे 0 होता है। एक बार जो कि लटका हुआ है ऊपर से नीचे और उसमें नीचे पी लोड लग रहा है तो उसका जो स्ट्रेस वेरिएशन होगा ट्रायंगुलर होगा और ऊपर सबसे ज़्यादा होगा और नीचे 0 हो जाएगा। अगर एक रेक्टेंगुलर बीम है उसको लॉन्गिट्यूडिनली लोड करते हैं तो जो शियर स्ट्रेस होगा वो एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में डेवलप होगा। लेकिन ये याद रखना है, लॉन्गिट्यूडिनली अगर लोड लगा रहे हैं बीम पे तो एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में उस पर शियर स्ट्रेस आएगा। एक सर्कुलर ब्लॉक है, उसमें से अगर हमें एक कट करना है सेक्शन ताकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले तो उसके लिए हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना होगा जिसकी डेप्थ जो होगी वो √2 टाइम्स होगी विड्थ के, है ना। और अगर बात करें हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डेप्थ की तो वो हो जाएगी √2/3 और इनटू में कैपिटल डी है यहाँ पर डायमीटर, है ना। तो √2/3 टाइम्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब √2/3 टाइम्स डेप्थ होगी ना टोटल डायमीटर की, तब जाके ये मैक्सिमम मिलेगा, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला सेक्शन मिलेगा हमें रेक्टेंगुलर। एक ट्रायंगल है,
एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, उस पर अगर शियर स्ट्रेस वेरिएशन देखें तो पैराबोलिक होगा, टॉप बॉटम पे 0, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम। जबकि उसी सेक्शन पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस देखें तो टॉप बॉटम पे मैक्सिमम, न्यूट्रल एक्सिस पे 0। शियर स्ट्रेस जो होता है टाउ होता है और वो होता है वी ए वाई बार अपॉन में आई बी। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है सिग्मा, वो होता है एम वाई अपॉन में आई। शाफ्ट जो होते हैं उनके लिए जो इक्विवेलेंट टॉर्क होता है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और जो इक्विवेलेंट मोमेंट होता है वो होता है एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2, और इसको हम बोल सकते हैं एम प्लस टॉर्क इक्विवेलेंट का एवरेज, यानी कि एम प्लस टी इक्विवेलेंट अपॉन में 2, जो कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन लग रहा है। तो एक बार फिर से इक्विवेलेंट टॉर्क आएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इक्विवेलेंट मोमेंट आएगा एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई होल अपॉन में 2, मतलब पूरे के अपॉन में 2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। टाउ होता है टी आर अपॉन में आई पी, और जो आई पी होता है वो होता है पाई डी 4 अपॉन में 34, और टाउ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 टी अपॉन में पाई डी क्यूब, तो यहाँ से डी आ जाएगा 16 टी अपॉन में पाई टाउ की पावर 1/3, और जो पी होता है वो होता है 2 पाई एन टी अपॉन में 60, और टाउ जो होता है वो होता है टी आर अपॉन में आई पी। टी जो होता है वो इज प्रोपोर्शनल टू आई पी इज प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4। सिग्मा जो होता है वो होता है 32 एम अपॉन में पाई डी क्यूब। पी जो होता है पी इज प्रोपोर्शनल टू टी इज प्रोपोर्शनल टू आई पी प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4। पी यहाँ पे है पावर, जो होता है 2 पाई एन टी अपॉन में 60, और टाउ होता है टी आर अपॉन में आई पी। उसके बाद एक मोहर सर्कल बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाई कर रहे हैं, सिग्मा 2 कम है सिग्मा 1 ज़्यादा है, टाउ मैक्स दिखा रखा है, तो टाउ मैक्स जो होगा वो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और जो सिग्मा मैक्सिमम आएगा वो सिग्मा 1 के बराबर आएगा, वही सेंटर प्लस रेडियस के बराबर आएगा, और उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और सेंटर जो आएगा वो आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 या फिर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2। रेडियस आती है, अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पता है तो रेडियस होती है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है सिग्मा, वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर सिग्मा वाई की वैल्यू 0 है तो सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा टी के बराबर हो जाएगी, मतलब सिग्मा एक्स ही टोटल स्ट्रेस होगा, और टाउ मैक्स हो जाएगा 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। और शियर स्ट्रेस जो है वो प्रिंसिपल प्लेन पे 0 होती है, और टॉर्सन टी लग रहा है अगर एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट पे, तो जो टाउ मैक्स और सिग्मा मैक्स की वैल्यू आएगी वो टी के बराबर आएगी, और अगर सिर्फ टॉर्सन टी एक्ट करता है तो जो है टाउ मैक्स और सिग्मा मैक्स टी के बराबर ही आएंगे, और ओरिजिन पे इनका सेंटर लाई करेगा मोहर सर्कल का। इन केस ऑफ प्योर शेयर के केस में मोहर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे ही लाई करेगा। ठीक है, प्लेन एक्स की बात करें, ऑन ए प्लेन एक्स सिग्मा एक्स प्लस इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0। इस केस में अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा है और टाउ एक्स वाई 0 है, इस केस में जो मोहर सर्कल बनेगा वो पॉइंट मोहर सर्कल बनेगा, और जो 45 डिग्री का जो प्लेन होगा, जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर कोई प्लेन होगा, उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2, और उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा के बराबर, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। मोहर सर्कल बनेगा पॉइंट, तो यहाँ पे जो हर जगह स्ट्रेस आएगा वो सिग्मा के बराबर ही आएगा, शियर स्ट्रेस 0 हो ही जाएगा। एक जनरल 2 डायमेंशनल सिस्टम है, उस केस में जो मोहर सर्कल बनता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ मैक्स का, उसमें जो सी जो सेंटर है वो आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2। अगर दो इक्वल और लाइक स्ट्रेसेस अगर किसी भी प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा के बराबर होगी, और जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा सिग्मा आर वो आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2, और इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा के बराबर, सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2, और ये सिग्मा के बराबर। सिग्मा 1 क्या होता है? सिग्मा 1 होता है E/1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2।
उसके बाद पॉइंट नंबर 1132 है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा एन, वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा। और इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा एन, वो होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है टाउ एस, वो होता है सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा साइन टू थीटा बाई टू। नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, टाउ एस। उसके बाद इस सर्कुलर बीम जिसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, तो उसको हमें उसका डायमीटर अगर वेरी करवाना है तो इस तरह से वेरी करवाएंगे। अगर जैसे हमें क्या करना है कि एक बीम है जिसका डायमीटर वेरी करवा सकते हैं लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें m बाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से डायमीटर को वेरी करवाओ कि m बाई जेड कॉन्स्टेंट रहे। अब अगर किसी बीम की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है जेड के प्रोपोर्शनल होती है और डी स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, क्योंकि जेड इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है ना। सर्कुलर बीम की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ भी जेड के प्रोपोर्शनल होती है और डी क्यूब के भी प्रोपोर्शनल होती है और आई बाई वाई के भी प्रोपोर्शनल होती है। सिग्मा जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस वो होता है एम बाई जेड। टी अपॉन जेड पी जो होता है वो होता है टाउ, टाउ इक्वल टू टी बाई जेड पी। और सिग्मा वन अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा जेड होगा उसमें स्ट्रेस उतना ही कम आएगा, यानी कि उसको फील होगा, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी की बात करें स्ट्रेस की तो वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा टी जो होता है, टी होता है m बाई टू। टी होता क्या है, तो टी होता है अपना टॉर्जन, वो मोमेंट के हाफ के बराबर होगा अगर, तो क्या होगा, तो जो सिग्मा अपॉन में टाउ का रेशो है वो 4 हो जाएगा। एक सिंपल सा रिलेशन याद रख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन टाउ इज इक्वल टू 2m अपॉन टी। अब अगर टी की वैल्यू m बाई टू कर देंगे तो सिग्मा अपॉन टाउ की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। स्क्वायर सेक्शन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सर्कुलर से, लेकिन अगर बात करें हम शेप फैक्टर की तो शेप फैक्टर स्क्वायर सर्कुलर सेक्शन का ज़्यादा होता है स्क्वायर से। सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर होता है 1.7, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का होता है 1.5। जेड वैल्यू की बात करें और स्ट्रेंथ की बात करें एक ही बात है, तो आई सेक्शन की जो जेड वैल्यू और स्ट्रेंथ है वो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर तीनों से ज़्यादा होती है। बेंडिंग इक्वेशन या नहीं टॉर्सन इक्वेशन होती है टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। एक बीम है जिसमें न्यूट्रल प्लेन जो है वो डिफॉर्मेशन के दौरान अगर चेंज नहीं होता है, मतलब अगर एक बीम है उसमें जो न्यूट्रल प्लेन है ना वो डिफॉर्मेशन के दौरान चेंज नहीं होगा। फॉर ए बीम विद यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, एक बीम है जिसकी स्ट्रेंथ अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि उसमें बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट सेम होंगे। स्ट्रेस इन ए बीम ड्यू टू सिंपल बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू एम वाई अपॉन में आई, यहाँ पे वाई है डिस्टेंस ऑफ फाइबर या पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। बीम है जिसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है और एक है बीम नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन की, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की जो बीम है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय यूनिफॉर्म सेक्शन की बीम के। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल होती है लार्ज स्पैन के लिए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो इक्विवेलेंट लोड आता है वो आता है P प्लस एम ए अपॉन में जेड। कैसे? P प्लस, देखिए लोड होता है सिग्मा अपॉन में सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए यानी कि सिग्मा होता है एम बाई जेड, तो एम बाई जेड इंटू ए लिख सकते हैं सिग्मा को, तो P बराबर क्या हो जाएगा एम बाई जेड इंटू ए। P को लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा होता है एम बाई जेड तो P बराबर सिग्मा ए यानी कि एम बाई जेड इंटू ए, तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा P प्लस एम बाई जेड इंटू ए। अब बात करें एक बीम की जिसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है तो उसके लिए B इज प्रोपोर्शनल टू Z और D इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Z। और अगर रेक्टेंगल की बात करें तो Z जो होता है वो BD स्क्वायर बाई 6 होता है। Z की वैल्यू Z इज प्रोपोर्शनल टू B और Z इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। एक स्क्वायर सेक्शन और एक रोम्बस सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन √2 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रोम्बस से। एक
डायग्राम बनाया हुआ है स्ट्रेस वेरिएशन स्ट्रेन वेरिएशन का। इसमें ऊपर 1600 नीचे 400 और 10 टोटल डेप्थ है। ऊपर से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ x है तो बॉटम से हो जाएगी 10 - x। तो यहाँ से जो x बटे 1600 या 1600 बटे x बराबर 400 बटे 10 - x। फाइनली यहाँ से x निकालना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी। एक बीम है जिस पर अगर प्योर बेंडिंग लग रहा है, ए बीम अगर जैसे एक बीम है उसको कब बोलेंगे कि वो प्योर बेंडिंग में है? या तो उस पर सिर्फ मोमेंट लगे या फिर उस पर शियर फोर्स 0 हो। कांस्टेंट होगा तो प्योर बेंडिंग नहीं कह सकते है ना, लेकिन इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है शियर फोर्स इज कांस्टेंट, लेकिन हमें लगता है 0 होना चाहिए, देखना पड़ेगा ये। कर्वेचर जो होती है 1/r इक्वल टू होती है m/EI और सिग्मा होता है E/r × y, सिग्मा इक्वल टू EY/r। और बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा/y इक्वल टू m/I इक्वल टू E/r। दो शाफ्ट हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों एंड फिक्स एक ही साथ ज्वाइन है रिजिडली, तो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो सेम होगा दोनों के लिए, पहली चीज़। दूसरा, टॉर्क, शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल स्टिफनेस ये भी अलग अलग होंगी। यानी कि फॉर टू शाफ्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, दो शाफ्ट हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जो इनका ट्विस्ट एंगल होगा वो सेम होगा दोनों के लिए। दूसरा, जो टॉर्क होगा, शियर स्ट्रेस होगा और जो इनका टॉर्सनल स्टिफनेस होगी वो अलग अलग होगी। टॉर्क, शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल स्टिफनेस विल बी डिफरेंट। एंगल ऑफ ट्विस्ट तो सेम होगा अगर पैरेलल में, लेकिन टॉर्क इनमें अलग अलग आएगा, शियर स्ट्रेस अलग अलग डेवलप होगी और टॉर्सनल स्टिफनेस भी अलग होगी। एक रेक्टेंगुलर बार है जिस पर टॉर्सन लग रहा है, रेक्टेंगुलर बार है लेकिन, तो इस पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी वो आएगी एट द मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड, ठीक है। थीटा इक्वल टू होता है TL/G और टाउ इक्वल टू होता है TR/J या फिर TR/IP। टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है? T/J इक्वल टू टाउ/R इक्वल टू Gθ/L। T मैक्सिमम जो होता है वो होता है टाउ मैक्सिमम इंटू में ZP, क्योंकि Z जो होता है वो होता है T/टाउ या फिर टाउ बोल सकते हैं T/Z, है ना। और एक शाफ्ट है जिसको रोटेट किया जाता है अगर एक कपल का यूज करके, तो जो शियर स्ट्रेस होगी वो सेंटर पे तो 0 होगी और सरफेस पे मैक्सिमम होगी। जो शाफ्ट होता है उसमें जो शियर स्ट्रेस वेरिएशन आता है वो लीनियर आता है, क्योंकि टाउ इक्वल टू TR/IP और यहाँ T सेम है, IP सेम है, तो R के प्रोपोर्शनल हो गया टाउ। तो एक के शेप का एक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है शाफ्ट के अंदर। और अगर एक रेक्टेंगुलर बीम है उस पर अगर टॉर्सन लगाएं, टॉर्सन का तो पता नहीं, लेकिन अगर बेंडिंग वो ऊपर से लोड अगर लग रहा है, अगर टॉर्सन भी लगता है तो मिडिल पे जो है, लार्जर साइड के मिडिल पे जो है शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अगर एक शाफ्ट, एक्चुअली तो हमने यही पढ़ा था कि जो शियर स्ट्रेस वेरिएशन है पैराबोलिक ही होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, बाकी देखेंगे। 1156 इसमें क्या है कि एक शाफ्ट है जिसमें शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी जो है, किसी भी शाफ्ट के लिए जो शियर स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि टाउ इक्वल टू TR/IP, तो यहाँ से कह सकते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R। IP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी किसी भी शाफ्ट में IP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इसके अलावा जो शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी है वो T के भी प्रोपोर्शनल होती है। T के प्रोपोर्शनल यानी कि जो टॉर्सन है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसमें शियर स्ट्रेस, यानी कि इन शाफ्ट शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू T और T इज द टॉर्सन। जितना ज़्यादा टॉर्सन उतनी ज़्यादा शियर इंटेंसिटी, क्योंकि कह सकते हैं टाउ इक्वल टू TR/IP, तो यहाँ से टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस दैट इज R। इसके अलावा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/IP, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू T। शियर फोर्स इज कांस्टेंट ऑन ए शियर स्पैन, शियर स्पैन पे शियर फोर्स कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्सन है उसके अंदर जो एजम्पशन है वो क्या है? ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, पहली चीज। दूसरा, क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। तीसरा एजम्पशन है कि ऑल रेडियस गेट ट्विस्टेड ड्यू टू टॉर्सन, टॉर्सन की वजह से सारी रेडियस ट्विस्ट हो जाती हैं। चौथा,
शाफ्ट शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट। शाफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म और सर्कुलर सेक्शन होना चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। एक शाफ्ट है जिस पर टॉर्क लग रहा है टी और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है एम, तो जो सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम अपॉन में टाउ मैक्सिमम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2m अपॉन में टी, यानी कि सिग्मा अपॉन टाउ इक्वल टू 2m अपॉन में टी। एक्सियल लोड की बात करें तो एक्सियल लोड होता है सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन में 2e। शियर लोड होता है टाउ स्क्वायर वी अपॉन में 2g। जो बेंडिंग लोड होता है वो होता है 0 to L इंटीग्रेशन m स्क्वायर dx अपॉन 2ei। जो टॉर्सन लोड होता है वो होता है टाउ स्क्वायर वी अपॉन में 4g। मैक्सिमम जो थिकनेस होती है बॉयलर्स की वो होती है मतलब कि टी मिनिमम एक्चुअली कि मिनिमम इतना तो प्रोवाइड करना ही है थिकनेस ऑफ बॉयलर, तो टी मिनिमम होता है पी.डी अपॉन में 2 सिग्मा मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जिसको हम हूप स्ट्रेस बोलते हैं वो होता है पी.डी अपॉन में 2t। यही होता है उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस जो लगता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस Td/40 होता है ना। अब थिन वॉल्ड सिलेंडर की बात करें अगर, तो जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है जिसको हम हूप स्ट्रेस बोलते हैं वो होता है Pd/2t। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये होता है Pd/4t। इसके अलावा जो हूप स्ट्रेन की बात करें, हूप स्ट्रेन होता है सिग्मा हूप अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल अपॉन में ई, और इसकी वैल्यू आती है हूप स्ट्रेन की Pd/4te 2 माइनस म्यू। उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन में, और ये आता है Pd/4te 1 माइनस 2 म्यू। उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल प्लस एप्सिलॉन हूप प्लस एप्सिलॉन हूप, यही होना चाहिए वैसे तो, है ना। और एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक की जो वैल्यू आती है वो आती है Pd/4te 5 माइनस 4 म्यू। इसके अलावा एक और रिलेशन है कि जो एप्सिलॉन एल अपॉन में एप्सिलॉन एच है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन में हूप स्ट्रेन, उसका रेशियो आता है 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में 2 माइनस म्यू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m माइनस 2 अपॉन में 2m माइनस 1। यहाँ पे m जो है वो है 1 अपॉन म्यू के बराबर। जो मैक्सिमम आता है शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम वो आता है सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल अपॉन में 2, ठीक है। बात करें रेडियल स्ट्रेस की तो नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको जनरली। थिकनेस ऑफ थिन प्रेशर वेसल इज नेग्लिजिबल, सो stress variation in their thickness is considered to be uniform, but in case of thick pressure vessel stress variation along the thickness is not uniform, so their analysis is different. Point number 1162, when a thin cylindrical shell is subjected to internal pressure then the diameter जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। एक थिन सिलेंड्रिकल शेल है उस पर अगर इंटरनल प्रेशर लग रहा है तो डायमीटर बढ़ेगा पर लेंथ कम हो जाएगी, ऐसा क्या है ये। लेकिन वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो ही ऐसा होगा। उसके बाद जो थिन प्रेशर वेसल है उसके लिए जो डायमीटर अपॉन थिकनेस रेशियो है या फिर थिकनेस अपॉन डायमीटर रेशियो कंसिडर कर लो, तो थिकनेस अपॉन डायमीटर रेशियो 1/15 से कम होना चाहिए, है ना। और हूप स्ट्रेस जो है सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर थिन सिलेंडर है उसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा Pd/4t, हूप स्ट्रेस आएगा Pd/2t, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वो आएगा Pd अपॉन में 80। और जो मिनिमम सिलेंडर की जो थिकनेस होती है वो होती है Pd अपॉन में 2 सिग्मा हूप। मिनिमम थिकनेस ऑफ सिलेंडर शुड विद स्टैंड हूप स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस लेने लायक तो होना चाहिए वो, है ना। उसके बाद जो टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस होता है हॉलो शाफ्ट का, टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो शाफ्ट है तो क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू पाई डी क्यूब जो कि डी एक्सटर्नल होगा अपॉन में 16 इंटू 1 माइनस के पावर 4, और के यहाँ पर है डी इंटरनल माइनस डी इंटरनल अपॉन में डी एक्सटर्नल। एक सॉलिड शाफ्ट है जिस पर कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन लग रहा है, उसके लिए जो टाउ मैक्स आएगा वो आएगा 16t अपॉन में पाई डी क्यूब, और सिग्मा मैक्सिमम आएगा 32m अपॉन में पाई डी क्यूब। अब यहाँ पे जो t है ये 16t अपॉन पाई डी क्यूब, इसमें जो t है वो है अंडर t इक्विवेलेंट, और t इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है अंडर रूट m² प्लस t²।
और जो सिग्मा है 32m/πd³, यहाँ पे m जो है वो m इक्विवेलेंट है, और m इक्विवेलेंट होता है m प्लस √m² प्लस t²/2। अब जो t इनर अपॉन में t आउटर इक्वल टू होता है r इनर अपॉन में r आउटर। जो टॉर्सन होता है इनर शाफ्ट के अंदर वो, और टॉर्सन इन आउटर शाफ्ट वो होता है रेडियस ऑफ इनर शाफ्ट अपॉन में रेडियस ऑफ आउटर शाफ्ट। t इज प्रोपोर्शनल टू r, ये होता है रिलेशन, है ना। यानी कि रेडियस जितनी ज़्यादा होगी t उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा हो इसमें लिखा हुआ है लेकिन हमें लगता नहीं। इसमें लिखा है t इनर अपॉन t आउटर इक्वल टू r इनर अपॉन r आउटर। उसके बाद t बाई जे इक्वल टू टाउ बाई r इक्वल टू जी थीटा बाई एल, और थीटा इक्वल टू टी एल अपॉन में जी जे, और टाउ मैक्सिमम जो होता है वो होता है टी आर अपॉन में आई पी। सॉलिड शाफ्ट के लिए जो टाउ मैक्सिमम होता है 16t अपॉन में πd³, और सिग्मा मैक्सिमम होता है 32m अपॉन πd³। पी जो होता है वो होता है 2π अपॉन में 60, ये वाट में होता है अगर t न्यूटन मीटर में है तो, और p की वैल्यू किलोवाट में मिलेगी हमें 2π अपॉन 60 में, अगर t की वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में पुट की जाए तो। p जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू t और इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। n जो होता है वो होता है स्पीड इन आरपीएम, और जो t होता है वो होता है टॉर्क। सॉलिड शाफ्ट जिस पे अगर प्योर टॉर्सनल मूवमेंट लग रहा है तो उस केस में जो टाउ मैक्सिमम और सिग्मा मैक्सिमम होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। टाउ और सिग्मा सारे बराबर होंगे, और जो मोहर सर्कल होगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा, उसका सेंटर। बात करें दो शाफ्ट हैं जो कि कनेक्टेड है, एक एंड पे फिक्स्ड हैं और एक बड़ा एक छोटा है, कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना। तो टाउ इक्वल टू टी आर अपॉन में आई पी, और इसी को हम बोल सकते हैं टी अपॉन में जेड पी, क्योंकि जेड पी होता है आई पी बाई आर, और जेड पी होता है π/32 डी एक्सटर्नल का क्यूब अप इंटू 1 - k⁴। और एक शाफ्ट है सिंगल, उस पे एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ऐसा कुछ है। अच्छा, ऐसे है कि एक शाफ्ट है जो जिसका डायमीटर कुछ होगा कैपिटल डी है ना। और इसी शाफ्ट को अब हमने क्या किया, ये तो सॉलिड था लेकिन इसको हॉलो बना दिया, और इसका जो आउटर डायमीटर कैपिटल डी है, इनर डायमीटर स्मॉल डी है। स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी बाई 2 है। तो इस केस में जो टॉर्सन आएगा ए में और बी में, उनका रेशो आएगा 16/15। ए है सॉलिड शाफ्ट और दूसरा है हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट का इंटरनल डायमीटर तो आउटर डायमीटर का हाफ है, और जो आउटर डायमीटर है हॉलो शाफ्ट का वो सॉलिड शाफ्ट के बराबर है। तो इस केस में जो टी ए और अपॉन टी बी है वो 16/15, और टाउ ए अपॉन टाउ बी आ रहा है 15/16। इसको देखना पड़ेगा कैसे आता है। एक चीज़ हमें पता है, सिग्मा इक्वल टू m बाई जेड, टाउ इक्वल टू टी बाई जेड पी, और जेड होता है πd³ अपॉन 32। ये तो होता है जेड अबाउट न्यूट्रल एक्सेस, और जेड अबाउट पोलर एक्सेस होता है πd³ अपॉन में 16। रोटेशन की बात करें थीटा, वो डी की पावर -4 के प्रोपोर्शनल होता है। और जो टॉर्सनल स्ट्रेंथ होती है टाउ, वो टॉर्सनल स्ट्रेंथ जेड से भी लिखा, जेड जो होती है वो डी क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और थीटा जो है डी की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/j प्रोपोर्शनल टू 1/d की पावर 4, ऐसा होता है। जबकि हमने लिखा हुआ था थीटा प्रोपोर्शनल टू टी प्रोपोर्शनल टू जे प्रोपोर्शनल डी की पावर 4, पता नहीं क्यों। थीटा जो होता है वो होता है TL अपॉन में जी जे। प्योर टॉर्सन के केस में जो इक्विवेलेंट मोमेंट आएगा एम इक्विवेलेंट, वो आएगा, एम इक्विवेलेंट होता क्या है 1/2 ब्रैकेट m प्लस √m² प्लस t², m 0 हो जाएगा तो t/2 आ जाएगा एम इक्विवेलेंट। टी इक्विवेलेंट क्या होता है √m² प्लस t², ये t के बराबर आएगा, तो m की वैल्यू t/2 हो जाएगी, ठीक है। प्योर टॉर्सन में m की वैल्यू 0 होती है। एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, उसके लिए जो सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम है वो 2m/t के बराबर आते हैं। सिग्मा मैक्सिमम को हम टाउ मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, और m को हम लिख सकते हैं t/2। अगर सिग्मा में देखिए, एक सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट है, उसके लिए जो सिग्मा मैक्सिमम और टी मैक्सिमम का रेशो आता है वो 2m/t आता है। अगर सिग्मा मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाए तो m की वैल्यू t/2 आएगी। एक सिलेंडर है जिसको अगर थिन होना है तो उसके लिए जो थिकनेस अपॉन में डेप्थ रेशो है 1/10 से कम होना चाहिए, कहीं पे 1/15 से कम दिखाया होता है, ठीक है।
एक ओपन एंडेड सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, थिकनेस टी है, और उस पर अगर इंटरनल प्रेशर हम लगाएंगे तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा ही नहीं क्योंकि ओपन एंडेड है वो तो। और एक सिलेंड्रिकल शेल है उस पर अगर देखें तो हुप स्ट्रेस जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का दुगुना होता है। हुप स्ट्रेस जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेल के केस में हुप स्ट्रेस होता है PD/2T और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/4T। स्फेरिकल शेल के केस में जो हुप स्ट्रेस होता है वो होता है PD/4T और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो होता है PD/4T, दोनों सेम होते हैं ना। हुप स्ट्रेस जो होता है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है ये, और रेडियल स्ट्रेस नहीं होता है ये। लैम्डा होता है L इफेक्टिव अपॉन में R और I = AR², और R जो होता है ना वो होता है √I/A। R मिनिमम स्क्वायर सेक्शन के लिए A/√12, रेक्टेंगुलर के लिए D/√12 है ना, और सर्कुलर के लिए D/4। एक रेक्टेंगुलर कॉलम है B×H का, अगर इसकी बात करें कोर का जो रोम्बस टाइप की कोर होगी रेक्टेंगल की, और इसका जो डायमीटर होगा कोर का वो होगा B/3 और H/3, दोनों अलग अलग साइड में, यानी कि जिस साइड में H है उसमें H/3 और B है उसमें B/3। ठीक है। एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसपे कि एक्सियल कंप्रेशन लग रहा है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे, अगर एक स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स उसको बोलेंगे हम कॉलम। स्ट्रट क्या होते हैं? स्ट्रट होते हैं लोड कैरिंग मेंबर्स ऑफ ट्रस स्ट्रक्चर विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन लोड्स, ये स्ट्रट होते हैं। लेकिन इस जो कॉलम होता है वो जनरली फ्रेम में देखा जाता है, और स्ट्रट जो होते हैं ना वो ट्रस स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं। ट्रस इंक्लाइंड भी, स्ट्रट जो होते हैं वो इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। इसके अलावा कॉलम की जो लेंथ होती है लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 3 गुना से ज़्यादा होती है, जबकि स्ट्रट जो होता है उसकी लेंथ होती है लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 गुना से कम। और दोनों ही जो हैं, अच्छा जो भी है, अब एक कंटिन्यूस बीम है जिसको अगर डीप बीम होना है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ अपॉन में डायमीटर का रेशियो 2.5 से कम होगा, और सिंपली सपोर्टेड के लिए इफेक्टिव लेंथ अपॉन में डायमीटर का रेशियो 2 से कम होता है तो वो डीप बीम कहलाती है। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर द वर्टिकल वॉल ऑफ ए RC वाटर टैंक मेड ऑफ M20 कंक्रीट इज इतना। परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पता करनी है हमें। कंक्रीट में एक वर्टिकल वॉल है वाटर टैंक की, M20 कंक्रीट का बना हुआ है, तो उसके लिए 1.8 N/mm² आएगा। एक बीम है हॉरिजॉन्टल प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम, उसमें न्यूट्रल एक्सिस से नीचे एक स्ट्रेट केबल प्रोफाइल प्रोवाइड करी है, बॉटम से उसकी डेप्थ है y, टॉप से है y टॉप। तो जो टॉप से सिग्मा आएगा वो आएगा P/A - M/Z, ठीक है, और जो बॉटम से सिग्मा आएगा वो आएगा P/A + M/Z, और M होता है P × E, Z होता है I/में y टॉप, I/में y मैक्सिमम, सिग्मा होता है I/y मैक्सिमम और I/में y टॉप। ठीक है। कॉलम जो होता है वो क्या कैरी करता है? एक्सियल बेंडिंग, देख कॉलम जो होता है वो कैरी करता है एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट भी कैरी कर सकता है, बकलिंग फोर्स भी कैरी कर सकता है, शियर फोर्स भी कैरी कर सकता है, अर्थक्वेक लोड भी कैरी कर सकता है, जबकि स्ट्रट सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स कैरी कर सकता है। ठीक है। तो टॉप पे अगर स्ट्रेस देखें तो वो आएगा P/A - M/Z, बॉटम पे P/A + M/Z। ठीक है। एक्चुअली टॉप पे जो आना चाहिए ना वो आना चाहिए P/A